20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि अजमेर की तरफ से अपना एलपीजी कंटेनर लेकर आ रहा था और जिसमें लगभग 18 टन गैस भरी हुई थी। जैसे ही वो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर पहले भांकरोटा एक जगह लगती है, वहाँ पहुँचता है। उसको वहाँ से जाना था रिंग रोड, और रिंग रोड की तरफ जाने के लिए उसको न्यूटन लेना था। और जैसे ही उसने अपने ट्रक को न्यूटन लिया, अचानक ही एक ट्रक सामने से आ जाता है और उसमें भिड़ंत हो जाती है, और ट्रक और एलपीजी कंटेनर की जैसे ही टकरा जाती है, उसके बाद एलपीजी कंटेनर के पास 5 नोजल टूट जाते हैं। और जैसे ही वो 5 नोजल टूटते हैं, उसके बाद उसमें से जो गैस होती है, वो गैस बहुत तेज़ी के साथ रिसव होने लगती है। इसके बाद जो ड्राइवर होता है कंटेनर का, वो उसका नाम होता है जयवीर, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला होता है। वो समझ गया था कि आगे जो भी होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। वो वहाँ से जैसे ही भाग रहा था, उसको भागते हुए देखने के बाद जो आसपास की गाड़ियों में बैठे हुए ड्राइवर थे, वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। और लगभग वो 300 मीटर के आसपास दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते उसको अपना कंटेनर लेके जाना था वहाँ, यानी कि एक रिंग रोड की तरफ। वो रिंग रोड पर पहुँचने के बाद वो अपने मालिक को फ़ोन मिलाता है, और फ़ोन मिलाने के बाद इसके घटनाक्रम को बताता है। जैसे ही उसने उस घटनाक्रम को अपने मालिक यानी कि दिल्ली के रहने वाला अनिल पवार को बताया, उसके बाद फिर फ़ोन कटता है, और फ़ोन रखने के तुरंत बाद ही एक बहुत ज़ोर का धमाका होता है। और इतनी ज़ोर का धमाका होता है कि उस धमाके की गूंज पूरा इंडिया सुनता है। और उसके बाद ना जाने कितने घरों के लोग जो है काम करने वाले थे, उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसके बाद आगे क्या होता है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो सच्ची घटना है, ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है, राजस्थान की राजधानी जयपुर की है, जो अजमेर की तरफ चलेंगे। और उसमें लगभग 11 किलोमीटर के बाद एक जगह आती है भांकरोटा, और भांकरोटा में 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:40 के आसपास का एक ज़ोरदार धमाका होता है। और ऐसा धमाका लगभग 200 मीटर के दायरे में एक गैस फैल जाती है। और जैसे ही वो गैस फैलती है, इसी बीच में उस धमाके के बाद गैस फैलती है, और गैस फैलने के बाद आग लग जाती है। और जैसे ही आग लगती है, तो आग ना जाने आसपास का कितना भी एरिया था, उस एरिया को भी अपने चपेट में ले लिया। और इसी बीच ना केवल एक फैक्ट्री जली, लगभग 40 से ज़्यादा वाहन भी जल जाते हैं। यही हाईवे के किनारे एक घर होता है। घर था कैलाश सैनी का। कैलाश सैनी के घर में 3 सदस्य थे, इसकी पत्नी ममता और उसका बेटा राजेश और राहुल सैनी। वो तीनों लोग अपने घर में ही थे। कोई दूध कटने के लिए, उसकी जो पत्नी है ममता है, वो दूध काटने के लिए अपने पशुओं की तरफ जा रही थी। अब बेटा घर के आंगन में ही था। अचानक से बहुत ज़ोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए बहुत तेज़ी के साथ उसके घर की जो दरवाज़ा था खुला हुआ था, उस दरवाजे में लगभग 30 लोग एक साथ एंट्री कर जाते हैं। और जैसे 30 लोग एक साथ एंट्री करते हैं, राहुल जो है समझ नहीं पा रहा था। ममता जो है दूध काटने के लिए भैंसों की तरफ जा रही थी। दूध जोड़ के धमाका सुनने के बाद वो एकदम से रुक जाती है, ठहर जाती है। उस आग की गोला ऐसा लगा जैसे आग का गोला उसके घर के अंदर भी आ चुका है, लेकिन वहाँ वहाँ तक उसकी दस्तक नहीं थी। लेकिन उसने महसूस ज़रूर किया। ममता जैसे ही अपने बच्चे को, अपने पति को ये बताने वाली थी, अचानक ही 30 लोगों की लगभग एंट्री जब घर के अंदर होती है, तो उसमें से 5 लोग ऐसे थे जिनकी जो शरीर पर कपड़े थे और वो लगभग जल चुके थे। और उसके बाद वो ज़्यादातर लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक व्यक्ति उनमें से जले हुए में से राहुल के पास पहुंचता है, रोते रोते कहता है कि भैया, मेरा नाम जो है मेरा नाम तो यह है
और मैं ये काम करता हूँ और मैं फलना जगह का रहने वाला हूँ। किसी वजह से अगर मैं मर जाऊँ तो एक काम ज़रूर करना कि मेरे घर वालों को सूचना दे देना, ताकि मेरे घर वाले मुझे यहाँ से ले जाएँ। रोते हैं, बिलखते हैं। और जैसे उसने ये बात कही, राहुल ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ? उसके बाद वो व्यक्ति जैसे ही अपनी बात कह के शांत हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसके पास कहता है कि भैया जितनी जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल लेकर चलो, जितनी जल्दी हो सके हमें दवा दिला दो। जैसे ही राहुल ने उस व्यक्ति को देखते-देखते 4-5 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो रही थी। उसके शरीर के लगभग कपड़े जल चुके थे, वो बहुत बुरी तरह से झुलस चुके थे। 24 या 25 लोग और रहे होंगे, वो भी घर के अंदर थे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जले थे, ना झुलसे थे, लेकिन वो इतनी मात्रा वो भयभीत डरे हुए थे, वो इतने कहने की कुछ करने की स्थिति में नहीं थे और ना ही किसी के बीच में। ममता अपने घर के अंदर भाग के जाती है और घर के अंदर जाने के बाद उसको भी वो सामान लगाता है, कंबल, रजाई, टॉवल, बेडशीट जो भी है मिलते हैं उसको, वो उन लोगों को ला कर देती है। और 4, 5, 6 लोग थे, बहुत बुरी तरह से झुलसे हुए थे। इसी बीच में राहुल घर के दहलीज की तरफ दौड़ता है और जाकर देखता है तो हाईवे पर चारों तरफ जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जहां देखो वहां से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। अब राहुल ये नहीं समझ पा रहा था कि इन घायलों के लेकर वो यहाँ से जाए भी तो कैसे जाए। यदि वो बाहर जाएगा तो बाहर हाईवे पे तो पूरी तरह से जाम लगा हुआ था और इन घायलों को वो कैसे हॉस्पिटल पहुँचाए। तुरंत ही उसके दिमाग में ख़्याल आता है क्यों ना वो अपने दोस्तों को फ़ोन करके, वो दोस्तों को फ़ोन करता है, उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके घर के पीछे वाले रास्ते उन पर जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाओ, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ और मैं इन्हें यहाँ से लेकर घर के पीछे वाले रास्ते से पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पीछे वाले रास्ते तब तक पहुंचने के लिए लगभग 10 फुट ऊंची दीवार थी। उन 10 फुट ऊंची दीवार को पार करना उन घायलों को लेकर बहुत मुश्किल काम हो रहा था। उनकी रोने की आवाज़ें तो उनकी कानों तक पहुंच रही थी। राहुल, उसकी माँ ममता, उसके पिता कैलाश, इस दृश्य को देखकर बार बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करे तो कैसे करे, क्या करे, जब उसकी सब बस में नहीं था। फिर भी जो राहुल है वो बहुत हिम्मत जुटाई और लगभग 25 साल वो भी लड़का था। उसके बाद कहीं से एक लोहे की सीढ़ी का इंतज़ाम करता है और उस दीवार पर लगाता है और दीवार के साइड में लगभग 6 उसके दोस्त अलग-अलग वाहनों के साथ खड़े हुए थे। तुरंत ही वो उन घायलों को उस दीवार के सहारे ऊपर तक पहुँचाता है और रास्ता पार कराकर 5-6 लोग जो जितने भी घायल थे उन गाड़ियों में बिठा लाता है, क्योंकि हाईवे पर लेके जाएगा तो हाईवे पर बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था और पीछे के रास्ते में जो कॉलोनी थी उस रास्ते से लेके जाएगा तो उस रास्ते में कहीं जाम नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने समझदारी का परिचय दिया और शेरा नाम का भी एक लड़का था, अपने वाहनों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। उसके बाद घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। बताया जाता है कि 4 या 5 लोग तो घटना स्थल पर ही मर जाते हैं और 3 लोग ऐसे होते हैं जिनमें से लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में जल चुके थे। कहते हैं कि उनकी जो लाशें थी वो पोटली से सिमट कर रह गई। जैसे क्या उस ट्रक ड्राइवर का जो भिड़ंत में होती है एलपीजी कंडक्टर्स का, उन कंडक्टर में जो ड्राइवर होता है उसकी भी पोटली सड़ जाती है और व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को भी लगभग 3 ऐसे व्यक्ति बताए जाते हैं जिनकी लाश एक छोटी सी पोटली में सिपट कर रह जाती है। अब इसके बाद फिर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी। 30 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और यदि हम बात करें कि 26 दिसंबर 2024 तक तो मरने वालों की संख्या हो जाती है 19 और घायलों की संख्या रह जाती है लगभग 14 के आसपास। यदि हम घायलों की और घायल नहीं बल्कि मरने वालों की और नाम ले तो मरने वालों में एक हराल है जो कि गांव रजपुरा प्रियाली सीकर में लगता है। अनीता मीना है गांव उसका,
रोशनपुरा में है, तहसील वनमिड़िया है, मोहम्मद जयपुर जो रहने वाले होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले की कहानी में बताया था कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होते हैं और सुबह का वक्त था, अपने बच्चे को अपने यानी कि बेटा और बेटी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद उन्हें ड्यूटी पर जाना था और ड्यूटी पर जाने के लिए एक बस पकड़ते हैं और पता चलता है कि जैसे ही बस में बैठती है एकदम ब्लास्ट हो जाता है और वो उस बस में ऐसी फंस जाती है कि अनीता मीना की मौके पर ही मौत हो जाती है। और एक व्यक्ति है उत्तर प्रदेश की रायबरेली का रहने वाला होता है, साहबुद्दीन, जिनका नाम होता है साहबुद्दीन, अपनी बात को कहने में असमर्थ हो जाता है। वो इतना बुरी तरह से झुलस जाता है, हॉस्पिटल पहुंचने में कुछ वक्त के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जयपुर के ही एक जगह लगती है सागर, और सागर की तहसील नाडा पटवाल मंडल का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राधे श्याम चौधरी, राधे श्याम चौधरी से होता है, जो उस वक्त ये कह रहा था कि भैया मुझे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ, मैं अपना किराया आपको दे दूंगा। लेकिन ये 2 घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया और वो शायद किसी कंपनी में वो जॉब कर रहा था और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद महेंद्र, जो कि भदोही तहसील या पर्वत नागौर का रहने वाला होता है, शहीद सूरजपोल उदयपुर का रहने वाला होता है, फैजान उदयपुर का रहने वाला होता है, राजू राम बेम्बर बारेवाल जो कि गांव महलोली मदमपुर निमाका थाना का रहने वाला होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पूर्व आईएएस ऑफिसर थे। इसी घटना स्थल पर कुछ ही दूरी पर उनका फॉर्म होता है। ये अपने फॉर्म से अपने घर वापस जो थे जयपुर की तरफ जाते हैं और जैसे ही हादसा होता है उसकी गाड़ी भी उस हादसे की चपेट में आ जाती है और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जैसे परिवार वाले उन्हें ढूंढ रहे थे तब उनका संपर्क उच्च अधिकारी से किया जाता है। उच्च अधिकारी ने उनकी नंबर जो लोकेशन लगवाते हैं तो भांग रोडा जगह के पास उनकी लोकेशन निकलती है और पता चलता है कि एक पूर्व आईएएस ऑफिसर करनी सिंह, जिसका इस घटना में कोई लेना देना नहीं था, वो भी इस हादसे की चपेट में आ जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। राजेश सिंह यादव जो कि गांव चिरा की तहसील पोस्ट सुल्तानपुर के रहने वाले होते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। और इस तरह से इसीलिए वो विरोध नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं और उससे कहा कि बाकी देखा जाएगा। अक्सर हादसे के बाद कुछ ऐसा ही होता है, सब कुछ लोगों की भागने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग वहीं पर जम जाते हैं और संजय सिंह ने वहीं जमे रहने की गलती की। काश वहां से भाग जाता तो शायद वो भी बच सकता था। और इसी बीच जो पोटली बन जाती है, यानी कि थोड़ी ही हिस्से में उसका शरीर बचता है। और इसके बाद प्रदीप कुमार जो कि गांव मुड़ा के रहने वाले होते हैं और बताया जाता है कि ये लगभग 20 साल से ट्रक चला रहे थे। इनके जो लगभग 6 बच्चे होते हैं उसकी भी मौत नहीं हुई थी और इनकी जो लाश है घर पर नहीं पहुंची। तब तक परिवार वाले को शायद इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी, खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। विजिता मीना जैसी ही बीएड की एक छात्रा होती है, उदयपुर में इसका एग्ज़ाम होता है, देने के बाद उसको वापस जयपुर आना था, उसे भी ये होता है और फिर उसके बाद बात होती है, खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाती है। उद्देश्य उम्मीद करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।